उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब बीजेपी अपनी जीत के दावे कर रही है। इस दावे को हकीकत में बदलने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी के तमाम केंद्रीय नेताओं से लेकर राज्य स्तर तक के नेताओं को चुनाव की तैयारियों में लगाया जा रहा है। चुनाव की रणनीति को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कल लखनऊ आ पहुंचे। नड्डा कल बीजेपी के बूथ विजन अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा चुनाव को लेकर 13 सितंबर को लखनऊ में बीजेपी का मीडिया वर्कशॉप भी आयोजित किया जाएगा। इस वर्कशॉप में राज्य के सभी प्रवक्ता और आईटी सेल के अधिकारी शामिल होंगे। इस दौरान राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, संजय मयूख और स्वतंत्र देव सिंह समेत कई पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आपको बताते चले कि कल यानी 11 सितंबर को जेपी नड्डा बूथ विजन अभियान का शुभारंभ करेंगे। नड्डा प्रदेश के 27,700 शक्ति केंद्रों में से किसी एक पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जाएंगे और वहीं अन्य शक्ति केंद्रों के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल रूप से संबोधित करेंगे। बीजेपी का बूथ विजन अभियान विधानसभा चुनाव तक 3 चरणों में चलेगा। इसके अलावा पहले चरण में बूथ समितियों के सत्यापन के साथ साथ पन्ना प्रमुखों के लिए भी अभियान चलेगा। दूसरे चरण में वोटर के बीच संपर्क सदस्यता अभियान, मतदाता सूची ठीक करना, लाभार्थियों से मिला जाएगा। पश्चिम बंगाल के हाई प्रोफाइल भवानीपुर विधानसभा सीट पर 30 सितंबर को उपचुनाव होगा। टीएमसी प्रमुख और अभी मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज लगभग 12:30 बजे के आसपास अपना नामांकन पत्र भी दाखिल करेंगी। ममता भवानीपुर से आपको बताते चले 2 बार पहले चुनाव जीत चुकी है। मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए उपचुनाव जीतना ही होगा। 2 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे से ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट से हार का मुंह देखना पड़ा था। इसके बावजूद ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ममता बनर्जी फिलहाल विधानसभा की सदस्य नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री बनने के 6 महीने के भीतर उनके लिए सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। वहीं भवानीपुर के विधायक रहे शोभन देव चट्टोपाध्याय अब खरदाहा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जिन्होंने ममता के चुनाव लड़ने के लिए भवानीपुर सीट से इस्तीफा दे दिया था। भवानीपुर से ममता बनर्जी 2 बार पहले भी जीत चुकी हैं। भवानीपुर के अलावा 30 सितंबर को शमशेरगंज और जंगीपुर विधानसभा सीट पर भी वोटिंग होगी। मतगणना 3 अक्टूबर को होगी। उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने नामांकन से पहले और बाद के जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रचार के लिए बाहरी स्थानों पर 50% लोगों की मौजूदगी हो सकेगी। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों के लिए अधिकतम 20 स्टार प्रचारक और इसके साथ साथ मतदान खत्म होने से पहले 72 घंटे के दौरान प्रचार प्रसार पर पाबंदी रहेगी। जहां उपचुनाव होना है उन राज्यों से मिली सूचना के आधार पर निर्वाचन आयोग ने कहा कि उसने कोविड-19 की स्थिति, बाढ़ एवं आगामी त्योहारों के मद्देनजर अन्य 31 विधानसभा क्षेत्रों और 3 संसदीय क्षेत्रों में उपचुनाव नहीं कराने का फैसला किया। तो केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर पिछले साल हुए प्लेन क्रैश की जांच रिपोर्ट को अगले कुछ दिनों में सार्वजनिक कर दिया जाएगा। इस बात की जानकारी खुद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दे दी है। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंधिया ने बताया कि जांच रिपोर्ट को मंत्रालय को सौंप दिया गया और अगले कुछ दिनों में इसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। 7 अगस्त 2020 को एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट AI-1334 ने दुबई से कोझिकोड के लिए उड़ान भरी थी। कोझिकोड एयरपोर्ट पर लैंड करते ही ये फ्लाइट रनवे पर फिसल गई। इसमें दोनों पायलट समेत 21 यात्रियों की मौत हो गई थी, जबकि 165 यात्री घायल हुए। इस हादसे के बाद एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB को इसकी जांच का जिम्मा सौंपा गया। साथ ही ऐसे हादसों को रोकने के लिए सिफारिशें भी मांगी गई थी। ऐसी रिपोर्ट के बारे में सिंधिया ने बात की। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में जो भी सिफारिशें की गई उन्हें लागू करना होगा। मंत्रालय में ने एक टीम को इन सिफारिशों को लागू करने का काम सौंपा जाएगा। AAIB की रिपोर्ट 2 बार डिले हो चुकी है। हादसे के बाद से कोझिकोड एयरपोर्ट पर बड़े विमानों का ऑपरेशन बंद है और इस जांच रिपोर्ट के आधार पर ही क्लियरेंस मिलने का इंतजार जो है वो किया जा रहा है।